जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायल से युद्ध की आशंका, ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। दोस्त, रूस से मांगा महाशक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, क्या देंगे पुतिन? वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे बांग्लादेश में छात्रों को मिली कामयाबी के बाद स्टूडेंट नेता का बड़ा ऐलान, बता दिया आगे का प्लान। इस बीच भारतीय मीडिया में बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर प्रोपेगेंडा, क्या है सच्चाई? इसी के साथ आपको बताएंगे ब्रिटेन में नहीं रुक रही मुस्लिमों पर धुर दक्षिण पंथियों की हिंसा, पुलिस की गाड़ियों पर फेंके गए पेट्रोल बम, 400 अरेस्ट, सच्चाई सामने आने के बाद भी हंगामा, स्टारमर सरकार का ऐलान, नहीं बख्शेंगे। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच सीधी जंग की संभावना के बीच तेहरान ने मॉस्को से महाशक्तिशाली एयर डिफेंस और रडार सिस्टम की मांग की है। माना जा रहा है कि ये S-400 है, जिसे दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान ने सोमवार को रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु की यात्रा के बाद डिफेंस सिस्टम का अनुरोध किया था। इस दौरान शोइगु ने कहा कि हम विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। ईरान ने पिछले सप्ताह तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया की हत्या के बाद इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। वहीं इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा और खुफिया मामलों पर परामर्श देने वाली एक संस्था के अधिकारी के हवाले से बताया है कि रूस खुद आर्थिक मुश्किल से जूझ रहा है। उसके इजरायल के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है, फिर भी मॉस्को ईरान की मदद के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसकी वजह यूक्रेन युद्ध है, जहां रूस ईरानी ड्रोनों पर बहुत अधिक निर्भर है। अप्रैल में ईरानी हमले के बाद पश्चिम के कई नेताओं ने इजरायल को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन रूस ने तब ईरान का साथ दिया था और इसे सही ठहराया था। पश्चिम के खुफिया अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को तेहरान संबंध यूक्रेन में रूसी आक्रमण की प्रगति और ईरानी हथियारों पर रूसी निर्भरता के कारण गहरा रहे हैं। ईरान ने ऐसे समय में S-400 की मांग की है, जब वो इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायल ने भी ईरान को धमकी दी है कि अगर तेहरान से कोई हमला हुआ तो बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान की इजरायल पर धमकी के बीच रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु ने ईरान का दौरा किया। शोइगु ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की है। शोइगु 2012 से रूस के रक्षा मंत्री थे। पुतिन के सबसे करीबियों में से एक शोइगु को इसी साल मई में रूस की सुरक्षा परिषद का सचिव बना दिया था। रूस से S-400 हासिल करने के बाद इजरायल के लिए ईरान के खिलाफ अभियान चलाना मुश्किल होगा। S-400 की गिनती दुनिया के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले 1 महीने से चल रहे छात्र आंदोलन की जीत हो गई है। पिछले 15 सालों से देश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई है। सोमवार को बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने ऐलान किया कि वो देश में राष्ट्रपति से मिलकर अंतरिम सरकार बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने देश के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से भी बात की है। हालांकि प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे छात्रों ने सेना प्रमुख के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए 24 घंटे में अपनी राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखने की बात कही है। इस बीच हमारे देश के मीडिया में बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और पुरानी तस्वीरें दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर भी और हिंदू क्रिकेटर लिटिन दास के घर को जलाने की भी खबर चलाई गई है, जबकि सच्चाई मालूम चला तो ये झूठा खबर मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत फैला रहे हैं और वहां पर हिंदुओं के घरों के बाहर, मंदिरों के बाहर स्टूडेंट खुद उनकी हिफाजत कर रहे हैं और सोशल मीडिया में कई तस्वीरें सामने आई है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाएंगे। और रही बात, हम किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म का विरोध करते हैं, चाहे वो भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। दरअसल भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में से एक नाहिद इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना का इस्तीफा हमारे आंदोलन का पहला कदम था और अब हम दूसरे कदम की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की रूपरेखा 24 घंटों के भीतर देश के नागरिकों, बुद्धिजीवियों और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर तैयार कर ली जाएगी। यानी आज इस पर बांग्लादेश में कोई फैसला लिया जाएगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाहिद ने कहा, मैं ये जीत उन शहीद छात्रों को समर्पित करता हूं जो आंदोलन के दौरान मारे गए। इस मौके पर नाहिद के साथ आंदोलन आयोजक आसिफ महमूद, हसन अब्दुल्ला और सरजिस आलम भी मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा, हम प्रदर्शनकारी इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं। हमारे बीच कोई संगठन, धार्मिक मतभेद नहीं है। हम सभी एक रहेंगे और अगर कोई भी देश में धार्मिक उत्तेजना, तोड़फोड़ या बंटवारे का प्रयास करते हैं तो छात्र इसे रोकेंगे। कॉन्फ्रेंस में छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि शेख हसीना को देश में वापस लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। शेख हसीना पर चुनाव में विपक्षी नेताओं को जेल कराने, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और हालिया प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत के आरोप है। हसीना का इस्तीफा लगभग 1 महीने से चल रही हिंसा के बाद आया है, जिसकी शुरुआत छात्रों की ओर से नौकरियों में लिबरेशन मूवमेंट में शामिल लोगों को मिलने वाले रिजर्वेशन में सुधार की मांग से हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हालात बिगड़ने के बाद इस कोटे को 30% से घटाकर 5% कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनों के दमन के लिए उठाए गए शेख हसीना सरकार के तानाशाही कदमों के बाद इन प्रदर्शनों ने और भयानक रूप ले लिया। छात्रों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की और देश के विभिन्न वर्ग इस आंदोलन से जुड़ते गए। अब शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या बांग्लादेश में एक सॉफ्ट ट्रांजिशन के साथ सरकार का गठन हो जाएगा या अभी और लंबी लड़ाई बाकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। साउथपोर्ट शहर में बीते हफ्ते एक डांस पार्टी में हुए हमले में 3 बच्चियों की मौत के बाद यह बवाल शुरू हुआ है, जो बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 17 शहरों में आगजनी और पुलिस से झड़प के मामले सामने आए हैं। दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी पुलिस को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में पुलिस वाहनों को पेट्रोल बमों से निशाना बनाया गया है। पुलिस गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के फुटेज भी सामने आए हैं, जिसे हम दिखा नहीं सकते। आगजनी और हमलों की इन घटनाओं के बाद दंगा पुलिस ने ज्यादातर सड़कों को सील कर दिया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि उनकी टीम दक्षिण बेलफास्ट के डोनेगल रोड इलाके में चल रही अव्यवस्था से निपट रही है। पुलिस ने जनता से डोनेगल रोड और सैंडी रोड क्षेत्रों से जाने की बचने की सलाह दी है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के कुछ हिस्सों में 6 दिनों के दंगों के बाद करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश में जारी हिंसा में दर्जनों पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। दरअसल बीते सोमवार को चाकू से किए गए हमले में साउथपोर्ट में 3 बच्चों की मौत के बाद यह हिंसा भड़क उठी है। इस हमले के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी अफवाहें फैल गई कि हमलावर एक संदिग्ध मुस्लिम शरण चाहने वाला था। इसके बाद दक्षिण पंथियों ने मुस्लिमों को निशाना बनाया। हालांकि इस वारदात का संदिग्ध 17 वर्षीय एक्सेल रुदाकुवाना बताया गया है, जो ब्रिटेन का ही रहने वाला है। रुदाकुवाना की पहचान पहले उसकी उम्र के कारण छुपाई गई थी। रुदाकुवाना एक क्रिश्चियन परिवार से आता है जो रवांडन विरासत का है और उसके माता पिता अपने स्थानीय चर्च में सक्रिय रूप से शामिल है। इंटरनेट पर कुछ अफवाहों के विपरीत उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अपरवास और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से निपटते हुए सभी को सुरक्षा दी जाएगी। पीएम ने कहा कि धुर दक्षिण पंथियों ने बेरहम हिंसा की है। दोस्तों, दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी किसी भी देश के लिए खतरा है। ये इस वक्त ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले फ्रांस में भी दक्षिणपंथियों ने चुनावी परिणाम से नाराज होकर हंगामा मचाया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।